ये गर्व की बात है, बड़वानी जिले के लिए गर्व की बात है कि यहाँ की माटी का सपूत, यहाँ के माटी का एक होनहार युवा इस स्तर पे आने के लिए बुजुर्ग हो जाता है व्यक्ति, तब नेतृत्व करने का अवसर मिलता है। लेकिन एक नौजवान साथी को आदिवासी एकता परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत, अभिनंदन उनका। यह साथी हमारा ऐसा है कि जब हम 2007 से कार्य करना प्रारंभ किया था, तब से ही हम लोग साथ में काम करते हैं। इलाके में यदि कोई भी काम की जरूरत हो, किसी की मदद की जरूरत हो, आधी रात को हम अधिकार पूर्वक इनको याद करते हैं। और 2014 से जब से हम आदिवासियत बचाओ यात्रा कर रहे हैं, नंबर ऑफ सीरीज आदिवासियत बचाओ यात्रा, आदिवासी सांस्कृतिक एकता यात्रा, संवैधानिक अधिकार बचाओ यात्रा, ये जितनी भी यात्राएं की है, अनिल भाई और गुच्छा भाई, ये ऐसे साथी जो हमारे हैं, सिलदार भाई है, इनके साथ में मिलकर प्रारंभ की है। मेरे साथ में नारे लगाएंगे और नारे के साथ में मैं अपनी बात को प्रारंभ करूंगा संक्षिप्त में, क्योंकि आगे भी हम लोगों को जाना है। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, भारत देश के आदिवासी एक हो, भारत देश के आदिवासी एक हो, भारत देश के आदिवासी एक हो, दुनिया के आदिवासी एक हो, दुनिया के आदिवासी एक हो, भारत देश के लोग एक हो, भारत देश के लोग एक हो। शुक्रिया। चौथा दिन है और चौथे दिन में हमारे इलाके का एक समृद्ध नगर बलवाड़ी, जो हमेशा से शांति, सुशासन और भाईचारा के लिए जाना जाता है, वहां पर इस यात्रा का आगमन हुआ और हमें बहुत खुशी हुई कि जिस माटी के हम हैं, जैसा ही हमारा हृदय है, वैसा ही इस इलाके में जन्म लेने वाले हर समुदाय के लोगों का हृदय है। यहाँ के लोग हृदय सम्राट हैं। यहाँ पर जो हम लोग काम करते हैं, न जात पात देखते हैं, न गरीबी अमीरी देखते हैं, न हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देखते हैं, सब मिलकर काम करते हैं। और उसी की एक मिसाल यहाँ पर बलवाड़ी में हम लोगों को देखने को मिली। यहाँ पर यात्रा का स्वागत करने के लिए यहाँ पर निवासरत आदिवासी समुदाय के लोग, बंजारा समुदाय के लोग, मुसलमान समुदाय के लोग, यहाँ का व्यापारी वर्ग, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आता हो, सब ने दिल खोलकर यहाँ पर स्वागत, अभिनंदन किया। हम अपेक्षा रखते हैं कि बलवाड़ी के साथियों का और बलवाड़ी के नौजवान साथियों का, चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हैं, इस सुशासन, इस अनुशासन और इस समानता के भाव को हमेशा बरकरार रखेंगे, इसे संभाल कर रखेंगे। जो हमारे बुजुर्गों ने हमको सौंपा है, वो हमारे कंधे पे रखा है, इसे आगे बढ़ा कर ले जाएंगे। और इसी बात को मैं आदिवासियत से जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि इस यात्रा का जो हमारा शीर्षक है, वो आदिवासियत बचाओ यात्रा रखा है। आदिवासियत बचाओ यात्रा 2023 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हर साल हम आदिवासियत बचाओ यात्रा का आयोजन करते आ रहे हैं। आदिवासियत क्या होती है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये आदिवासी आदिवासी बोल के अलगाववाद की बात कर रहे हैं, जातिवाद की बात कर रहे हैं, फूट डालने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो लोग गलत फहमी में हैं, इसकी व्याख्या गलत ढंग से कर रहे हैं। आदिवासियत का जो सही मतलब है, वो दुनिया के लोगों को समझने की जरूरत है। आदिवासियत मतलब वो होता है जो दुनिया के आदि तत्व है, जिससे ये संसार चलता है, ये प्रकृति चलती है, उसको बचाने की बात आदिवासियत में छुपी हुई। आदि तत्व मतलब क्या? आदि तत्व मतलब ये सूरज, ये चांद, ये धरती, ये पानी, ये हवा, ये जंगल और ये आसपास का पर्यावरण और जीव जंतु में जो इनके अंदर ये तत्व रहते हैं, वो सब आदिवासियत के अंदर आता है।
और आदिवासी समाज जो है, जिसको लोग कहते हैं कि ये नंगा है, ये भूखा है, ये अनपढ़ है, ये गवार है, ये जाहिल है, और इनको किसी भी प्रकार की अकल नहीं है, लेकिन अब दुनिया को धीरे धीरे करके समझ में आ रहा है कि वही अनपढ़, गवार, जाहिल और वही नासमझ व्यक्ति अब दुनिया को दिशा देने की बात कर रहा है। उनकी जो रीति रिवाज है, उनकी जो रस्म है, जो उनकी परंपरा है, वही दुनिया को दिशा दे सकता। ये हम नहीं कह रहे हैं, इस देश की महान कवित्री, महान विदुषी महाश्वेता देवी वर्मा कहती है। उन्होंने कहा है कि आदिवासियों के बीच में पंथ के नाम पर, धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर और किसी भी नाम पर उनको सुधारने के नाम पे आदिवासियों के बीच में मत जाइए। यदि आदिवासियों के बीच में जाना है तो सीखने के नाम पे जाइए, अर्थात आदिवासियों से स्वतंत्रता सीखिए, आदिवासियों से सामूहिकता सीखिए, आदिवासियों में जो लोकतांत्रिक मूल्य है उसको सीखिए। क्यों? क्योंकि आदिवासी समाज में भेद नाम की कोई भी चीज नहीं है। ये सिर्फ हम कह रहे हैं और आप मान ले, ऐसा नहीं है। किसी भी आदिवासी के घर पे आप जाइए, आदिवासी का घर का दरवाजा कभी भी बंद नहीं मिलता है। ये हमारी पहचान है। हमारे घर पर हिंदू आए, मुस्लिम आए, सिख आए, बौद्ध आए, पारसी आए, जैन आए और किसी भी जाति का व्यक्ति आए, जिसको आपने दुनिया को बांट के रखा नाना प्रकार की जाति और धर्म में, वो स्वागत अभिवादन करता है, क्योंकि उसका दरवाजा हमेशा के लिए सबके लिए खुला है। व्यक्ति जब घर में प्रवेश करता है तो उस घर के लोग एट ए टाइम पे जो भी लोग उपस्थित हैं, वो लोग उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं और टूटी फूटी खटिया डालते हैं और टूटी फूटी हमारी गोदड़ी डालते हैं और स्वागत सत्कार के साथ में बिठाते हैं और सबसे पहले पानी देते हैं। पानी देने के बाद में चाय देते हैं और भोजन खाने का समय है तो भोजन देते हैं। वो उनका मकसद नहीं पूछते आप कौन है, कहां से आए, क्यों आए, जब तक कि वो बता ना दे। जब सारी चीजें रस्म पूरी हो जाती है और व्यक्ति संकोचवश नहीं बताता है, तब पूछते हैं कि किस लिए आए। और आदिवासियों के गांव में किसी का भी पता पूछ लीजिए जाके, वो व्यक्ति पता तो बताएगा लेकिन हाथ पकड़ के ले जाएगा, फलाने व्यक्ति के घर पे जाना है, मैं उसको जानता हूं, आप परेशान हो जाएंगे। तो ये आदिवासी समाज की विशेषता है। दूसरी बात, आदिवासी समाज में जो निर्णय प्रक्रिया है वह सामूहिक है। आदिवासी समाज में व्यक्तिवाद को स्थान नहीं है, मैं को स्थान नहीं है। यदि सच्चा आदिवासी है, वो बात अलग है कि हम लोग भी अब धीरे धीरे सुधरने के चक्कर में बदल रहे हैं। वो जब भी कोई निर्णय लेना होता है, झगड़ा रगड़ा तोड़ना होता है, खेती बाड़ी का भाई बंधुओं में हिस्से बंटवारे करना रहता है, स्थानांतरण करना रहता है खेती बाड़ी का, या त्योहार हो या छाक हो या दहाड़ा हो या इंदल हो, सब लोगों को बुलाते हैं और रिश्तेदारों को भी बुलाते हैं। और नहीं आए तो पूछते हैं कि इस तारीख को हम ये कार्यक्रम करना चाहते हैं, आपके रिश्तेदारों में, आपके इलाकों में कहीं पर ये इस तारीख को कोई कार्यक्रम है या नहीं है। यदि सबकी सहमति बनती है तब निर्णय लिया जाता कि फला फला तारीख को और फला फला दिन को ये कार्यक्रम रखा जाता है। अर्थात हम लोगों में सामूहिकता है, लोकतांत्रिक मूल्य, लेकिन लोगों ने हमको अलग अलग ढंग से व्याख्या की और अलग अलग ढंग से लिखा, इसलिए हम लोगों के खिलाफ इस दुनिया में नफरत खड़ी कर दी गई है। आदिवासियों को चोर कहा, आदिवासियों को डाकू कहा, जबकि इस देश को आजाद करवाने में सबसे ज्यादा यदि खून बहाया है तो वह आदिवासी समाज के लोगों ने बहाया है। जिन लोगों ने अपनी उंगली तक नहीं कटाई, नाखून तक नहीं काटे गए, उनके नाम स्वर्ण अक्षर में लिखे गए हैं। और इस देश को आजाद करवाने में जिन लोगों ने अपनी प्राण की आहुति दे दी, उनका नाम इतिहास के पन्ने पर आज देखने को नहीं मिलता है। ये दुख की बात है। जो इस देश की बागडोर संभाले हुए हैं, हमें मतलब नहीं है वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा से ताल्लुकात रखते हो, लेकिन जिसने भी अगुवाई की, हम लोगों को उचित स्थान नहीं दिया, ये हम लोगों को दुख और दर्द है। और इसीलिए आप लोग देख रहे हैं क्या समाज का जो युवा, पढ़ा लिखा जो युवा है, पीएचडी होल्डर है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील है, या एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जुड़ा हो, या सही पॉलिटिशियन है, तो वो आज रोड पे है। और आदिवासी एक हो जाओ, इस देश को बचा लो, गलत हाथ में इस देश की बागडोर है, संभाल लीजिए, नहीं तो ये बेचने के लिए निकले हैं, ये नफरत फैलाने के लिए निकले हैं। ये बात और ये संदेश आदिवासी समाज देना चाहता है।
और ये न सिर्फ आदिवासी समाज अकेला कर लेगा, ऐसा नहीं है। इस बात को, ये बड़ी बात है, बड़े काम को करने के लिए सबको साथ में लेना पड़ता है। हम लोगों ने आदिवासियों से शुरुआत इसलिए की है कि ये सब मूल्य आदिवासी समाज में आज मौजूद है, इसलिए हमने ये शुरुआत आदिवासियों से की है। लेकिन हमें न जात देखना, न पात देखना, न पंथ देखना है, न धर्म देखना है, न कोई विचारधारा देखना है। सबको एक करना है जो दुनिया के अच्छे लोग हैं। जैसे कि मेरे साथी अनिल रावत जी ने बताया कि आज से 2 साल पहले जब इस दुनिया में कोरोना जैसी महामारी आई, तब दुनिया ने हाथ टेक दिए। आप लोग मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा नुकसान कहां पर हुआ? दिल्ली में हुआ या इस बलवाड़ी में हुआ? ये हमको समझने की जरूरत है। अमेरिका में हुआ, जापान में हुआ, चाइना में हुआ, रशिया में हुआ या भारत देश में हुआ, ये हमको जानने और समझने की जरूरत है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आप लोग तो विकसित थे, आपके पास में तो विज्ञान था, आपके पास में तो बड़े बड़े जानकार लोग थे, फिर क्यों नहीं लोगों को बचा पाए? आप तो धर्मों के प्रकांड पंडित थे, आप तो धर्म के ठेकेदार थे, फिर क्यों नहीं दुनिया को बचा पाए? आप चर्च पे ताले लगा दिए आपने, गिरजाघर पे ताले लगा दिए आपने, मस्जिदों पे ताले लगा दिए आपने, गुरुद्वारे पे ताला लगा दिया आपने, जो दुनिया को सीख देने और बचाने की बात करते हो। आखिर ऐसा क्या हो गया था जो ताले लगाना पड़े? यदि जान बचाई तो डॉक्टरों ने बचाई, जो असली भगवान है दुनिया के यहाँ पर। उन लोगों ने चाहे एक छोटी सी दुकान लगाई हो, छोटा सा सेवा केंद्र लगाया हो, छोटी मोटी गलती उन लोगों से हो सकती है, लेकिन यदि दुनिया में जान बचाने का यदि काम किया है तो डॉक्टरों ने किया है। किसी भी प्रकांड पंडित भगवान ने जान बचाने का काम नहीं किया है। ये हम लोगों को सच्चाई को जान और समझ लेने की जरूरत है। और दूसरी जो विशेषता है जिसको आपने विकास कहा, आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग जो चीज कर रहे हैं बहुत ही सोच समझ के कर रहे हैं। हम नादानी से कोई भी चीज करना नहीं चाहते हैं। आप लोग देख रहे होंगे ये जो फ्लेक्स लगा है उसमें 2 पार्ट है। एक तरफ हमने विकास को दिखाने का प्रयास किया है, जिसमें फैक्ट्रियां है, जिसमें मिसाइल है, जिसमें बड़े बड़े बांध है और जिसमें धुआं उड़ रहा है। उसको आप देखिए, बारी बारी से अपनी बात रखी, ये धरती का तापमान बढ़ रहा है तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा? लोगों ने अपने अपने ओपिनियन दिए, कहा कि आप लोग फैक्ट्रियां बंद कीजिए, आप लोग जंगल खड़े कीजिए, आप लोग फला 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 कीजिए। नाना प्रकार के सजेशन आए। जब फिनलैंड के वैज्ञानिक मार्क उलवला की बात आई तो उन्होंने सिंपल सी 2 लाइन में बात कह दी कि दुनिया के तापमान को यदि कंट्रोल कर लेना है तो आदिवासी जो जीवन शैली, जो भारत देश के आदिवासियों की जीवन शैली, उसको अपना लीजिए। ये दुनिया का जो तापमान है ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। अर्थात ये जो बातें हम आदिवासी समुदाय में जन्म लिए इसलिए नहीं बोल रहे हैं, ये बातें दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक और बौद्धिक लोग बोल रहे हैं। और सही चिंतन, सही अध्ययन और सही इतिहास लिखने की बात है तो आदिवासियों के बीच में चीजों को जाकर पढ़ने की जरूरत है। तो ज्यादा लंबी बातें नहीं करते, हम घंटों बोल सकते हैं और आप घंटों खड़े होकर सुन सकते हैं। तो हम जो बात बोल रहे थे आदिवासियत को बचाने की, दुनिया में जितनी भी विचारधारा बनी है वर्चस्व स्थापित करने के लिए बनी हुई है, मैं पूरे हौस में जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि आदिवासी विचारधारा से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। यदि आदिवासी विचारधारा दुनिया में बढ़ेगी तो मानवता स्थापित होगी, इंसानियत स्थापित होगी और समानता स्थापित होगी, स्वतंत्रता स्थापित होगी और लोकतांत्रिक मूल्य की जो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं वो पुनः स्थापना होगी। क्यों? क्योंकि यदि राजनीतिक विचारधारा की बात करूं मैं तो देश में सत्ता हासिल करने के लिए संघर्ष चल रहा है, या यदि कहीं न कहीं धार्मिक विचारधारा की भी बात करूं मैं तो सत्ता हासिल करने का एक माध्यम मात्र है। इसके अलावा हम कुछ नहीं मानते, क्योंकि मानवता और इंसानियत में हम लोग विश्वास करते हैं। तो जो आदिवासियत बढ़ेगी तो आदिवासी लोग कब्जा कर लेंगे और लोगों को मारेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आदिवासी समाज हिंसा में कतई भी विश्वास नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आदिवासी समाज का जो यदि तुम प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहते हैं तो उन लोगों के बीच में जाइए। उन लोगों के पास में सदियों से और आज तक हथियार के नाम पे क्या है? दराती है, कुल्हाड़ी है, तीर है, कमान है, फलिया है। इसके अलावा कोई भी बड़ा अस्त्र शस्त्र आदिवासियों ने नहीं बनाया है। क्यों? ये आत्मरक्षा के लिए हथियार इजाद किए इन लोगों ने पत्थरों से। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी थोड़े थोड़े से आधुनिकता में आते गए,
लेकिन जो दूसरी तरफ जाइए, बंदूक, गोले, बारूद, परमाणु बम, मिसाइल किसने बनाए हैं, ये दुनिया के सामने प्रश्न खड़ा करने का समय आ गया है। यदि आपके पास में सबसे ज्यादा हथियार, इसका मतलब क्या है? आप सबसे ज्यादा लोगों को मारने की क्षमता रखते हैं, अर्थात हिंसात्मक विचारधारा हमारे पास में है या दुनिया के पास में है, ये समझने की जरूरत है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आदिवासी जिस दिशा में बढ़ रहा है, आदिवासियों को सहयोग कीजिए, उसको डिमोटिवेट मत कीजिए। ये सच्चाई के लिए बढ़ रहा है, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन आदिवासी निकला है अच्छी बात को करने के लिए। तो ऐसी बातें जैसे हम बोल रहे थे, घंटों बोल सकते हैं और घंटों आप सुन सकते हैं। तो हमारी जो लड़ाई है संविधान को बचाने की, देश को बचाने की, देश के जो मूल्य है, जो एकता स्थापित करते हैं, जिसमें हम नारा लगाते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, उसको बचाने की बात है। गरीबी अमीरी की भेद को मिटाने की बात है, काले गोरे को मिटाने की, भेद को मिटाने की बात है, महिला पुरुष के जो भेद है उसको मिटाने की बात है, जात जात के जो भेद है उसको मिटाने की बात है, और धर्म धर्म के जो भेद है उसको मिटाने की बात है। इसलिए आप लोगों को डरने की कतई जरूरत नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ कि बलवाड़ी वासी जैसी शांति सौहार्दता की बात है, उसे बढ़ाइए। नौजवान साथी कहीं न कहीं जाने अनजाने में जो बलवाड़ी में जो समुदाय को लेकर थोड़ा सा संघर्ष खड़ा कर रहे हैं, उसको मिल बैठ कर समझ लेने की जरूरत है। क्योंकि ये मूर्ति हमारी लग जाएगी या मूर्ति तुम्हारी लग जाएगी, लेकिन पत्थर तो पत्थर ही रहेगा, उसमें जान नहीं आ सकती। ये बात हमको समझ लेने की जरूरत है। महापुरुष हमारा हो या महापुरुष तुम्हारा हो, महापुरुष देश का है, ये समझ लेने की जरूरत है। और ये जो लड़वाने का काम कर रहे हैं उन दलालों से, वो भी हमको सबक सिखाने की जरूरत है कि अब गलत दिशा में हमको शिक्षा मत दीजिए, नहीं तो बाप हो, भाई हो, बहन हो, जात पात धर्म का साथी हो, उनको ये युवा बख्शने वाला नहीं है। उनको गलत दिशा में शिक्षा दी जा रही है, इसलिए ये युवा काम कर रहे हैं। यदि सही दिशा में शिक्षा देने लगेंगे तो ये युवा सही दिशा में काम करने लगेंगे। हम लोग बिरसा चौक की मांग यहाँ पर काफी समय से कर रहे हैं, हमारे नौजवान साथी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कुछ साथी कुछ चीजों को लेकर यहाँ पर संघर्ष खड़ा करने की बात कर रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मैंने जो 2 मिनट पहले जो बात बोली उसको ध्यान से समझिए। आप लोग आपस में बैठ जाइए, एक तरफ हमारे महापुरुष की मूर्ति और दूसरे चौराहे पे दूसरे समाज के महापुरुष की मूर्ति, उसमें हमको क्या दुख तकलीफ होना चाहिए? हमको समझौता करना चाहिए, समन्वय स्थापित करना चाहिए। संघर्ष में और विवाद में हमेशा नुकसान है, संवाद और समन्वय में हमेशा समाधान है। ये आदिवासी समाज के जीवन मूल्य है, उस जीवन मूल्य पे नौजवान साथी चलिए, अच्छा काम के लिए निकले हैं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये बात हम यहाँ से कहना चाहते हैं, और जिन लोगों ने हमारी बात को ध्यान से सुना है उनका हम शुक्रिया अदा व्यक्त। भारत देश के आदिवासी एक हो, भारत देश के आदिवासी एक हो, दुनिया के आदिवासी एक हो, दुनिया के आदिवासी एक हो, भारत देश के लोग एक हो, भारत देश के लोग एक हो, दुनिया के लोग एक हो, दुनिया के लोग एक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।